Next is due diligence. So what is due diligence? It's just another form of investigation. So it is a process of investigation carried out by investor into the details of potential investments such as Om Shanti, examination of operation and management and verification of material facts. तो बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इन्वेस्टमेंट के पैसा लगाने से हम लोग पहले उसका शांति कराते हैं, ओम शांति. इट्स दैट्स व्हाई ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड वेरीफाइंग मटेरियल फैक्ट्स. और ये एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले. पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का वर्ड इट इंडिकेट्स फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो जस्ट बेसिक है कि यार टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू. जो दिख रहा है वही है ना. कोई डील किलर मतलब जो डील को उखाड़ दे, डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है ना. टू गेन इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल फॉर वैल्यूइंग द एसेट्स, negotiating on the PC price concessions, to verify that transaction complies with investment or acquisition criteria. Just read this one. Classification very important. What are the elements, what are the aspects of you can say due diligence? So we say that CPT फाइल, CPT का फॉर्म फाइल करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए था तो अच्छा होता. मतलब ही CPT सी, तो इसके CPT न्यूमोनिक्स है. वी विल आल्सो लिंक दिस पॉइंट्स. CPT सी से आता है कमर्शियल ऑपरेशन. लेट्स से हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो क्या उसको मर्ज करने से कोई सिनर्जी, ऑपरेशनल सिनर्जी हो रही है क्या, कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? मतलब ये इन्वेस्टमेंट, ये मर्जर करने से कोई धंधे का सेंस बनता है क्या? कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखना इज कमर्शियल स्लैश ऑपरेशनल. नेक्स्ट पीस आता है पर्सनल. अभी ऑपरेशन करने के लिए लोग चाहिए तो पर्सनल मतलब क्या? किसी कंपनी की HR पॉलिसी देख लो भाई, इसके HR पॉलिसी कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसा है, स्टाफ ट्रेनिंग में कैसे है, वो सब देखने का. टी से आता है टैक्सेशन. टैक्स मैटर्स को देख लेना अच्छे से. टैक्स इफेक्ट्स ऑफ अ मर्जर और एक्विजिशन. ठीक है. टी CPT. F से आता है, फाइल से आता है फाइनेंशियल्स. किसी फाइनेंशियल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को देखना, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, दिस इज फाइनेंशियल. F से आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, दिस इज I. L से आता है लीगल मतलब जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रिक्वायरमेंट है, उसको चेक करना. एंड E से आता है एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस. एनवायरमेंटल ड्यू मतलब वो एनवायरमेंट, वॉर एनवायरमेंट नहीं, इट इज अ entities environments, its flexibility and adaptiveness of to acquired entity. लास्ट का पॉइंट छोड़ दो, फर्स्ट पॉइंट याद रखो, कमर्शियल स्लैश ऑपरेशनल. उसके चाहिए लोग मतलब पर्सनल. टी से आता है टैक्स. F से आता है फाइनेंशियल एंड टैक्स इज इंटररिलेटेड. I से आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम. L से आता है लीगल. E से आता है एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. हम लोग किसी को पैसे देते हैं, तो इसका स्टोरी है तो हम किसी को पैसे दे रहे हैं, मतलब बंदों के ऊपर ध्यान रखो. हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, दैट इज फाइनेंस कर रहे हैं. हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लॉज और रेगुलेशन को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, FS बनाए. तो अगेन पैसा हम कोई अपना ऑफिस में जो बंदा अपने ऑफिस का अपना बॉस है CA, वो जब किसको आर्टिकल को पैसा देता है तब वो मतलब फाइनेंस करता है, तो उसको एक्सपेक्ट करता है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स बनाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए. सो F फर्स्ट आता है ब्रीफ. एक सेकंड. सो बंदो मतलब लेट्स से हम लोग भारत पे कंपनी को एक्वायर करें, तो हम लोग देखेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी एंड इट्स प्रमोटर. तो भारत पे का जो प्रमोटर है अश्नीर ग्रोवर, उसका हम लोग तो कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट कंपनी एंड इट्स प्रमोटर. फिर वो कंपनी के भारत पे के सभी मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज लोग. सो फर्स्ट इज प्रमोटर, देन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज. थर्ड आता है फिनांस, मतलब कैश दे रहे. तो कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो के और 4-5 पॉइंट्स है, बाद में देखेंगे. सो कैश फ्लो एंड फिनांस मतलब फिनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट 5 years based on certain reasonable and appropriate and reasonable assumptions. So
So first point was a brief history about the company and its promoter, its management and employees. फिर ये लॉज नेगोशिएशन पैसा, दैट इज कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट 5 years. फिर बोलते हैं लॉज एंड रेगुलेशंस. लॉज और रेगुलेशन, सबसे पहला लॉ कौन सा बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, लेट्स से अगर नहीं किया तो भाई उससे बहुत ज्यादा पेनल्टी होगा, हेडेक होगा. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग मर्जर कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन एक्ट को फुलफिल किया कि नहीं, ये एग्जांपल. फिर जनरल लॉ मतलब अपना टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके अंदर टैक्सेशन को मैटर्स को देखना. टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ मर्जर क्या होगा ये देखना. तो टैक्स का ये होगा. फिर हम बोलेंगे अकाउंट्स. अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है क्या, कंसिस्टेंटली फॉलो किया कि नहीं, अगर चेंज है तो क्या चेंज हो गया वो सब. एंड एफएस मतलब रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. सो अगेन वन मोर टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट कंपनी एंड इट्स प्रमोटर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज. फिर हम बोलते हैं पैसा, दैट इज कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 years. अकाउंट्स, लॉज एंड रेगुलेशन, दैट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, टैक्सेशन, अकाउंट्स, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, whether it is appropriate, consistent and any change वगैरह हुआ तो. और लास्ट में था रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, इसमें एक पॉइंट था कैश फ्लो चेक करना. मतलब एक्चुअली क्या करना ना, इसका याद रखो, कभी भी फंड्स को आइडियल नहीं रखने का है, हमको उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है. बल्कि हमें उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है. कैसे करें? इन्वेस्टमेंट करो ताकि जब आप बाद में आप उसको रिसीव करें ज्यादा अमाउंट पे, और आपकी जो लायबिलिटी है वो रीपे करे. सो फर्स्ट, आर देयर एनी आइडल फंड्स? हाउ वेल डज द कंपनी डिप्लॉय फंड्स, देन उसका इन्वेस्टमेंट करें. व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ अ कंपनी, वेदर द इन्वेस्टमेंट्स आर रियलाइजेबल. नेक्स्ट आता है रिसीव, मतलब हाउ वेल कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम द डेटर्स and turns its inventories into sales. तो डेटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ये सब देखना. और फिर इसको लिखो एग्जांपल के तौर पे, डेटर टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो. फिर आप बोलेंगे कि उसको मैं रीपे, मतलब वेदर कंपनी इज ऑनरिंग इट्स, वेदर कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स पेमेंट टू इट्स ट्रेड पेबल्स, इट्स कमिटमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स. तो ये था कैश फ्लो का पॉइंट था ना, कैश फ्लो का ड्यू डिलिजेंस. उसके अंदर मतलब कैश फ्लो अंडर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर ये 5 पॉइंट थे. देन हिडन लायबिलिटीज बोलेगा तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज. क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटीज. तो उसका पॉइंट्स कैसे था? कंटिंजेंट लायबिलिटी देखा तो हम बोला भाई कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं है, तो शो कॉज नोटिस एंड नोटिस का ही, शो कॉज नोटिस बोले तो लेटर. तो ठीक है, तो शो कॉज नोटिस ऑफ not matching the demand may be important and material and important. Next is letter of comforts given to banks and financial institutions. तो hidden liability में first point was contingent liability, किसके 2 पॉइंट है, show cause notice and LOC, letter of comforts to banks and financial institutions. फिर हम बोलते हैं भाई क्या कंपनी ने किसी से पंगे लेकर रखा है क्या? किससे पंगे लेने चाहिए अपने को कभी अपने कस्टमर से, बाहर के कस्टमर से, कभी अपने कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय से, एंड अपने गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेने के. तो कस्टमर से क्या होता है, कोई पेंडिंग कोई प्रोडक्ट से लेके एंड अदर लायबिलिटी है, वारंटी लायबिलिटी है, प्रोडक्ट अदर लायबिलिटी, वारंटी लायबिलिटी. लेबर से क्या होगा, कोई अनरिजॉल्व लेबर लिटिगेशन है, कोई लेबर क्लेम अंडर लिटिगेशन है, मतलब पेंडिंग लिटिगेशन बोलते तुम इसको. फिर लेबर. गवर्नमेंट से क्या है, गवर्नमेंट को तुमने कोई एनवायरमेंटल इश्यूज है, ठीक है, तो वो सब. गवर्नमेंट से याद आएगा टैक्सेशन. तो टैक्सेशन हम लोग बोलते हैं भाई कोई डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई असेसमेंट पेंडिंग है क्या, कोई डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब कोई सेल्स टैक्स लायबिलिटी, कोई पुराना सेल्स टैक्स लायबिलिटी कोई पेंडिंग है क्या, कोई कस्टम मतलब कस्टम ड्यूटी वेयर प्रोविजन असेसमेंट हैव बीन मेड बट फाइनल असेसमेंट इज स्टिल पेंडिंग. तो ये कुछ है हिडन लायबिलिटीज. नाउ ओवर वैल्यूड एसेट्स. तो एसेट्स को कोई ज्यादा प्राइस पे देखा है कि नहीं देखा, ये देखते हैं लोग. एक एसेट मतलब अपने पास रहेगा बैलेंस शीट, उसमें देखेंगे एसेट्स. तो हम लोग एक बैलेंस शीट के आइटम को पिक करके हम लोग बोलेंगे कि ये ओवर वैल्यूड हुआ है कि नहीं हुआ है. सो फर्स्ट विल टेक फाइनेंशियल एसेट्स. उसके अंदर आते हैं पीपी, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो कोई प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है क्या जो अंडर यूज है, कोई यूज होती नहीं है, फिर ऑब्सोलेट हो चुकी है, एकदम खराब बेकार पड़ी है, वेदर इट इज इम्पेयर्ड एंड हैविंग
इट्स मार्केट वैल्यू मच लोअर देन द कॉस्ट, ठीक है। तो कोई पीपी का कुछ ऐसा हुआ है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड मतलब कोई लिटिगेटेड एसेट और प्रॉपर्टी, जस्ट लैंड इसका एग्जांपल है। लिटिगेटेड प्रॉपर्टी और एसेट कोई है क्या, तो फर्स्ट आई सेड पीपी, देन लिटिगेटेड लैंड प्रॉपर्टी। थर्ड बोलता हूँ मैं पीपी हो क्या, लैंड, अभी इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग नो वैल्यू, गुडविल वगैरह हैविंग नो वैल्यू, इंटेंजिबल्स। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स में दो पॉइंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैविंग वेरी लो रिटर्न्स, वेरी लो इंटरेस्ट और रिटर्न इन्वेस्टमेंट आरओआई उसका बहुत लो है, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका कैरिंग वैल्यू इज मच मोर देन द नेट रियलाइज्ड वैल्यू या फिर उसका मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट। फिर बोलते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट हम लोग पहले बोलेंगे लेट्स से रिसीवेबल्स, कोई अनकलेक्टेड या फिर अनकलेक्टेबल जिसे हम लोग बैड और डाउटफुल बोलते हैं, रिसीवेबल्स है क्या, या फिर इन्वेंट्रीज कोई ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, या फिर नॉन मूविंग और स्लो मूविंग इन्वेंट्री है क्या, which or inventory carrying at its value having NRV much lower। तो ऐसा कुछ है क्या, तो ये था अपना ओवर वैल्यूड एसेट्स। नेक्स्ट इज वर्क अप्रोच टू डीडी, कैसा होना चाहिए वर्क, रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल सबमिटेड, जो कंपनी के अंदर अपने को करने का इन्वेस्टमेंट उसके फाइनेंशियल मंगाओ, उसको रिव्यू करो, फिर असेसिंग कंपनी के साइट में विजिट करो, फिर वर्किंग थ्रू ड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, डिफाइनिंग सर्टेन की एरियाज, एंड लास्ट में एक ऑफर प्राइस रख दो, दैट इज हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंस। नेक्स्ट इज हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, फर्स्ट आता है उसमें अपने कुछ लोगों को लेके चलो, गेट सम बेस्ट टीम ऑफ पीपल, यू मे हायर ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट्स, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज to get a 360 view of the company। so अपने कुछ लोगों को लेके चलो, get help in all areas, और ये सब टीम को लेके आप स्टार्ट करो with an open mind, identify spots and ask explanation। एक एक पॉइंट को देखो, एक एक स्पॉट पे विजिट करो एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। फिर उनसे पूछो, उनके कस्टमर सप्लायर, बिजनेस पार्टनर्स, एम्प्लॉयज सबसे पूछो, टॉक टू देम एंड फिर ये सब का ध्यान में रखते प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डिटेलिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव रिस्क इश्यूज। और रिस्क की बात आई है तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए टेक अ रिस्क मैनेजमेंट